Oh, hi, ma'am. Hi, sir. Please have a seat. Please have a seat. तो पहले तो ये बताओ कैसे हो आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम। आप कैसे हैं? तो मैं बढ़िया हूँ, लेकिन ये मेरा कजिन है, इसका नाम वैभव है। और इसको ना, आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, उसमें इसको लगता है कि सर बहुत रटना पड़ता है, परेशान हो गया है। ठीक है मैम। हाय वैभव। हेलो सर। क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा आप डिटेल में बताएंगे? सर जो पूरे पूरे पेजेस के रिएक्शन याद करने होते हैं ना सर, मेरे को उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। देखिए वैभव, उतना तो याद करना पड़ेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना कि एक फिजिक्स में गॉस थ्योरम का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, या मैथ्स में एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। आज के वरदान सीरीज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि एक पूरे पूरे पेज की जो रिएक्शंस हैं उनको हम एक सिंगल वर्ड में फिनिश करें, एक सिंगल टॉपिक को। कुछ और जानना चाहते हैं वैभव आप? अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने जो पिछले में वरदान सीरीज के लेक्चर में आपने एक एक्सपेरिमेंट किया था सर, वो कैसे किया था आपने? जी वैभव, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था नस्ट इक्वेशन, जिसमें हमने पढ़ा था कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पर रिडक्शन होती है। तो जो हमने इनविजिबल इंक यूज करी थी उसमें भी ऐसा ही था। एक केमिकल था जो एयर में क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज हो रहा था, ठीक है। एंड और ऑक्सीडाइज होके वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, एक कलरलेस कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा था, और उसको रिड्यूस कौन कर रहा था, एटमॉस्फेरिक गैसेस। और कुछ जानना चाहते हैं वैभव आप? अच्छा सर, यहाँ पे डेक ऑफ कार्ड्स क्यों पड़े हैं? ये डेक ऑफ कार्ड्स और ये बुक आज का बेस है हमारे वरदान सीरीज के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट का। बट उसके बारे में हम बात करेंगे क्लास लेने के बाद, इसी लेक्चर में। ओके सर, थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? माई सेल्फ अमित महाजन एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज हमने दो टॉपिक्स कंसिडर किए हैं। एक है रेडॉक्स टाइट्रेशन, दूसरा है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाएंगे और एक जो कॉमन मिसकंसेप्शन है हमारे दिमाग में, दैट इज के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटना पड़ता है, उसको काफ़ी हद तक क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम कुछ समझाएंगे, फिर सेकेंड पार्ट में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडॉक्स टाइट्रेशन एंड डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स में से दोनों में से जो कंबाइन करके हम पढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि ग्राम इक्विवेलेंट्स होते क्या हैं। सबको पता है ग्राम इक्विवेलेंट्स जो होंगे वो किसके बराबर होंगे, दैट इज मास बाय इक्विवेलेंट मास, और यहां ऐसे भी बोल सकते हैं वेट ऑफ द सब्सटेंस जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। केमिस्ट्री में हम मास और वेट में कोई डिफरेंशिएट नहीं करते, ठीक है, ये तो सबको पता ही है, ठीक है। और इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होता है, दैट इज मोलर मास, या जिसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं, मोलर मास, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। मोलर मास सब जानों को निकालना आता है फॉर श्योर। जैसे अगर कोई पूछे कि H2SO4 का मोलर मास कितना है, सबको पता है। हाइड्रोजन का कितना होगा, 1 एटॉमिक मास, 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा, 2। सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, 32, एक ही सल्फर है, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 4 × 16 दैट इज 64, कम्स आउट टू भी कितना, 98 ग्राम। तो ये क्या हुआ, मोलर मास ऑफ H2SO4। नेक्स्ट, मोलर मास तो पता चल गया। सर एन फैक्टर क्या होगा, ये भी चीजें आपको पता होंगी, बस मैं ब्रीफ में बताना चाहता हूं आपको। जैसे एसिड्स के लिए एन फैक्टर क्या होता है, जितने वो H पॉजिटिव आयन देते हैं। जैसे HCl कितने H पॉजिटिव आयन देता है, एक वाटर में डालने पर उसका एन फैक्टर कितना होगा, 1। H2SO4 वाटर में डालने पर कितने H पॉजिटिव आयन देता है, 2, तो उसका एन फैक्टर कितना होगा, 2। बेस के लिए एन फैक्टर क्या होगा, जितने वो OH नेगेटिव आयन देता है, लाइक KOH के लिए कितना हो जाएगा, 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस के लिए कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो ये एन फैक्टर के बारे में एक इनिशियल इंट्रोडक्शन था। नॉर्मेलिटी किसके बराबर होती है, वो होती है ग्राम इक्विवेलेंट्स, सॉल्यूट के GeQ लिखा है, डिवाइडेड बाय
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट का एक और फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन हो, नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम, क्या कौन सा फॉर्मूला है वो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर इनटू नॉर्मेलिटी। ठीक है, ये सेकंड फॉर्मूला भी हो गया। अगर हमें ये भी पता है कि नॉर्मेलिटी किसके बराबर होती है, नॉर्मेलिटी किसके बराबर होती है, दैट इज मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। क्या मैं यहां पर नॉर्मेलिटी की जगह मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर लिख सकता हूं? तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर इनटू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। ठीक, एक और बात बताते हैं, क्या अभी अभी जस्ट ये लिखा था हमने, दिस इज वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये अभी अभी लिखा था, और इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर था, ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। दिस इज वेट ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। डिनोमिनेटर को किसी चीज से डिवाइड करते हैं तो वो ऊपर चला जाता है। ये क्या बन गया, मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। केमिस्ट्री में मास और वेट दोनों क्या हैं, सेम। मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या बन गया, दैट इज मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो लिखा हुआ है, एन फैक्टर को कई बुक्स के अंदर वैलेंसी फैक्टर भी लिखा हुआ है या वैलेंस फैक्टर भी लिखा हुआ है, मतलब उनका क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट का एक और फॉर्मूला भी आ गया। हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट के जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, क्योंकि आज न्यूमेरिकल्स करेंगे उनमें यूज होगा, ठीक है, जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उन सबको, ठीक है, एक लाइन में समराइज कर लेते हैं। बस वो उतनी लाइन याद करनी पड़ेगी, ये सारे डेरिवेशन वगैरह आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। वो लाइन क्या है, हमने ग्राम इक्विवेलेंट को एक पर्सन की तरह इमेजिन किया हुआ है जो हमारे साथ ट्रैवल कर रहा है एक वैन में। ओमनी वैन समझते हैं ना, जिससे आप स्कूल में ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ की जाती है। ठीक है, ये हम सारे के साथ, हम सबके साथ ग्राम इक्विवेलेंट है ये हम सबके साथ, वही के साथ, ठीक है, वैन में ट्रैवल कर रहा है। उस वैन में वुमेन भी बैठी हुई है और मैन भी बैठे हुए हैं। ठीक है, सो ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले हैं 4, दैट इज वी इन वैन विद वुमेन। वुमेन के स्पेलिंग में जानता हूं कि मैंने गलत लिखे हैं, वी की जगह डब्ल्यू लिखना चाहिए था, बट क्यों लिखे हैं गलत वो आपको अभी पता चल जाएगा। एंड मैन, जैसे ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला सबसे पहला क्या है, दैट इज वी क्या लिखा हुआ है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। दिस इज वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, यही लिखा हुआ था हम लोगों ने। सेकंड फॉर्मूला क्या लिखा था हम लोगों ने, जो कैपिटल लेटर्स में चीजें लिखी हुई हैं उनका मतलब है, जो स्मॉल लेटर में लिखी हुई उनका कोई भी मतलब नहीं है। तो आप भी बिल्कुल वैसे ही लिखें, हाथ में कॉपी पेन होना चाहिए आपका। आप देखेंगे कि जो आज हमने पढ़ा है अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स में, उसका यूज कितना है, प्रीवियस ईयर में कितने ज्यादा क्वेश्चन उसके ऊपर पूछे गए हैं। ठीक है, ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर का हर एक क्वेश्चन तो हम नहीं ले पाएंगे टाइम कॉन्स्टेंट के कारण, ठीक है, बट फिर भी हमने काफी क्वेश्चन लेने की कोशिश करी है उसमें। नेक्स्ट क्या है, दैट इज वॉल्यूम इन लीटर, अभी अभी लिखा था, इनटू नॉर्मेलिटी। वुमेन क्या है, दैट इज नॉर्मेलिटी की जगह क्या आ जाएगा, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। अब आपको समझ आ गया वुमेन के स्पेलिंग हमने वी से क्यों लिखे हैं, डब्ल्यू से क्यों नहीं लिखे, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। एंड लास्ट वाला मैन क्या है, दैट इज मोल्स इनटू एन फैक्टर। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले थे ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के। जब भी पेपर में न्यूमेरिकल आएगा आपको इन्हीं में से कोई ना कोई यूज करना होगा। सर कौन सा यूज करेंगे बेटा, अगर मास दे रखा होगा तो मास बाय इक्विवेलेंट मास, वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी दे रखा होगा तो वैन, और वॉल्यूम और मोलैरिटी दे रखा होगा तो वुमेन, और अगर मोल्स दे रखा होगा तो मैन यूज करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं बेटा आगे। ये तो पता चल गया ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है और उसको समराइज कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक, दैट इज एन फैक्टर कैलकुलेशन। सर एन फैक्टर कैलकुलेशन तो अभी अभी बताया आपने, एसिड्स के लिए एन फैक्टर होता है जितने H पॉजिटिव आयन देता है, बेस के लिए एन फैक्टर होता है जितने OH नेगेटिव आयन देता है। ठीक है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं
एन फैक्टर कैलकुलेशन इन केमिकल रिएक्शन। अगर कोई केमिकल रिएक्शन दे रखी हो तो उसमें एन फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, दैट इज एन फैक्टर कैलकुलेशन इन केमिकल रिएक्शंस। देखिए सबसे पहले ये रिएक्शन दे रखी है कि MnO4 नेगेटिव एसिडिक मीडियम में यानी कि H पॉजिटिव आयन विल गिव यू Mn2 पॉजिटिव आयन प्लस H2O। बैलेंस नहीं है और ना ही हमें बैलेंस करना है एन फैक्टर कैलकुलेशन करने के लिए इस केस में, ठीक है। एन फैक्टर कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले तो जिसका एन फैक्टर फाइंड आउट करना है, ये रहा एन फैक्टर, मुझे इसका फाइंड आउट करना है MnO4 नेगेटिव आयन का, ठीक है। इसके अंदर जो जो एटम्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। सर O का तो हम सबको पता ही है, ऑक्सीजन का कितना होता है -2। Mn का हम फाइंड आउट कर लेंगे। सर कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको हमने मान लिया X, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 2 -2, 4 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा -8 इज इक्वल टू जितना इसके ऊपर चार्ज होगा। कितना चार्ज है इसके ऊपर? -1। MnO4 नेगेटिव है ना, -1। क्या X +7 आ गया? यस सर। और +7 से मैंगनीज जा किस में रहा है? +2 में। ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? ऑक्सीजन इधर भी -2 है और इधर भी -2 है, ठीक है। सो MnO4 नेगेटिव आयन में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, किसका? Mn का चेंज हो रहा है। तो कैसे एन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे? मैं यहां पर फाइंड आउट कर रहा हूं बेटा। सबसे पहले ये मॉड है, सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे उसके जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है। 1 मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं? लाइक किसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है? Mn के। इसके कितने एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर? 1 है ना, एक ही Mn है ना यहाँ पे, ठीक है। अब यहां पर जो पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर है, पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर मतलब जो रिएक्टेंट में है, दैट इज +7 माइनस, ठीक है, जो प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है प्रोडक्ट में? +2। क्या इसको सॉल्व करेंगे तो क्या ये 5 आ जाएगा? इसका मतलब MnO4 नेगेटिव आयन का एन फैक्टर 5 होगा जब ये वाली रिएक्शन में, ठीक है। सो एन फैक्टर ऑफ MnO4 नेगेटिव इज इक्वल टू कितना? 5। ऐसा करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं ताकि थोड़ा कंफर्टेबल जोन में आ जाए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ये देखिए Cr2O72 नेगेटिव H पॉजिटिव आयन गिव्स यू Cr3 पॉजिटिव आयन प्लस H2। यहां पर ऑक्सीजन का कितना है? -2। क्रोमियम का हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, डाइक्रोमेट आयन है, ठीक है। कैसे फाइंड आउट? क्या रख के? X रख के। कितने हैं यहाँ पर क्रोमियम? 2, तो 2x आ जाएगा। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। 7 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? -14, तो 2x 12 के बराबर आ जाएगा। एंड x जो है सॉरी x जो है वो +6 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? दैट इज +6, ठीक है। क्रोमियम +6 से किस में जा रहा है? +3 में जा रहा है। ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं आ रहा। ऑक्सीजन इधर भी -2 है बेटा और इधर भी -2 है। अब मुझे एन फैक्टर फाइंड आउट करना है डाइक्रोमेट आयन का। कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये रहा मॉड। मॉड के बाहर रखेंगे नंबर ऑफ एटम्स जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है? क्रोमियम का। +6 से +3 में जा रहा है, ठीक है। कितने एटम्स हैं उसके एक मॉलिक्यूल के अंदर? कितने एटम्स हैं? दैट इज क्रोमियम के कितने एटम्स हैं? 2। मॉड में पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर +6 माइनस जो बाद में ऑक्सीडेशन नंबर है क्रोमियम का प्रोडक्ट में। क्या ऐसा सॉल्व करने पर ये 6 ही आएगा? तो डाइक्रोमेट आयन का एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। सो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने एन फैक्टर कैलकुलेशन के बारे में पढ़ ली है, ठीक है। एक और केस ले लेते, क्योंकि अभी तक जो दोनों केस हमने लिए ना उसमें पता क्या देखा हम लोगों ने? जैसे पहले वाले केस में Mn का चेंज हो रहा था, O का चेंज नहीं हो रहा था।
दूसरे वाले केस में भी डाइक्रोमेटाइन में क्रोमियम का चेंज हो रहा था बट ऑक्सीजन का चेंज नहीं हो रहा था। बट अब की बार हम एक केस वो कंसिडर कर रहे हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा। जैसे ये देखिए, फेरस ऑक्सालेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ लाइक KMnO4 एसिडिक मीडियम में या K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, वो अभी हमने पढ़ने हैं, से किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक तो फेरिक आयन में और एक CO2 में। बेटा हमें एन फैक्टर इसका कैलकुलेट करना है फेरस ऑक्सालेट का, ठीक है। ये फेरस आयन है, ये ऑक्सालेट आयन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। फेरस का होता है +2, ऑक्सीजन का होता है -2, एक्स रख के फाइंड आउट करेंगे। कार्बन का यहां पर आ जाएगा +3, आयरन +2 से +3 में चला गया, ऑक्सीजन यहां पर भी -2 है, कार्बन का एक्स रख के फाइंड आउट करेंगे तो +4 आएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर क्या आयरन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, यस सर, +2 से +3 में जा रहा है, और ऑक्सालेट आयन में कार्बन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, यस सर, +3 से +4 में चला जाएगा। तो सबसे पहले एक तो Fe का फाइंड आउट करेंगे, ऑक्सालेट का फाइंड आउट करेंगे, दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। Fe का क्या होगा, सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं Fe के यहां पर 1 मॉड, पहले ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2, बाद में कितना है -3, सो +2 -3 कम्स आउट टू भी कितना आएगा 1 प्लस। सर आप प्लस क्यों कर रहे हैं, हो सकता है सब्ट्रैक्ट करना हो, अगर एक का ऑक्सीडेशन होता दूसरे का रिडक्शन होता, ठीक है, तब आप सब्ट्रैक्ट करते, ठीक है। बट एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, या एक का रिडक्शन होता और दूसरे का भी रिडक्शन होता, तब भी आप ऐड ही करेंगे, ठीक है। प्लस अब मेरे को ऑक्सालेट आयन में कार्बन का फाइंड आउट करना है। कार्बन का कितना है, एटम्स कितने हैं यहाँ पर 2, मॉड में पहले कितना ऑक्सीडेशन नंबर है 3, बाद में कितना है 4, तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। दिस इज 1 + 2 = कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने देख लिया कि अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता था तो उसका एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट चीज़ जो हम देखेंगे वो क्या है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, और फिर हम देखेंगे कि ये जितना भी हमने पढ़ा है इसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अप्लाई कैसे करेंगे। ये रहा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। सर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है कि केमिकल रिएक्शंस में नंबर ऑफ मोल्स की रेशो अलग अलग हो सकती है बट ग्राम इक्विवेलेंट की रेशो क्या होगी, सेम, ठीक है। केमिकल रिएक्शन, जैसे ये केमिकल रिएक्शन है 1N2 + 3H2 gives you 2NH3, थोड़ा अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। क्या आपको पता है ये जो लिखे हुए आगे, ये 1, ये 3, ये 2, ये क्या है, स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। इन स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स को हम क्या बोलते हैं, मोल्स बोलते हैं। तो क्या यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन विल रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू गिव यू 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है। ये तो मोल कॉन्सेप्ट हुआ, स्टोशियोमेट्री हुई। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है कि आपको इसको बैलेंस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, डोंट नीड टू बैलेंस, नो नीड टू बैलेंस ऑल दिस थिंग्स। बस क्या है कि जितने ग्राम इक्विवेलेंट नाइट्रोजन के रिएक्ट करेंगे यहाँ पे, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन के रिएक्ट करेंगे यहाँ पे, और उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट अमोनिया के यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे। यानी कि अगर इसके 5 ग्राम इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करेंगे, इसके भी 5 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे, और इसके भी 5 ग्राम इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होंगे। इसके अगर 2 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे तो इसके भी 2 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे, और इसके भी 2 ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। सो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्टेड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेड इज इक्वल टू
ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया रिएक्टेड प्रोड्यूस, सॉरी क्योंकि प्रोडक्ट है ना। सर अगर हमें कोई क्वेश्चन आया उसमें इसके 6 ग्राम इक्विवेलेंट्स दिए हुए, इसके 3 ग्राम इक्विवेलेंट दिए हुए, तो अब बताइए अमोनिया के कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होंगे। जिसके भी ग्राम इक्विवेलेंट कम होंगे वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। यानी कि अगर इसके कितने थे 6, इसके कितने थे 3, कम किसके हैं रिएक्टेंट के, कौन से रिएक्टेंट कम है, हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। यानी कि 3 ग्राम इक्विवेलेंट इसके रिएक्ट करेंगे, इसके भी कितने रिएक्ट करेंगे 3, और इसके भी कितने प्रोड्यूस होंगे 3। ठीक है, एक और सिचुएशन इमेजिन कर लेते हैं। अगर आपको समझ आ गया लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, वेल एंड गुड, नहीं समझ आया तो एक डेली लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो अनफॉर्चुनेटली अपनी मैरिज को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो कई एनजीओज उनकी हेल्प करती हैं मैरिज में। ठीक है, कि वो एक ही मंडप लगा देते हैं, वहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स को इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, और वहाँ पर उनकी मैरिज करवा दी जाती है। ठीक है, बहुत सारे लड़के और लड़कियों को इकट्ठा कर लिया जाता है, तो बॉयज़ और गर्ल्स। देखिए मैरिज में आप जा तो सकते हैं एज ए बॉय एज ए गर्ल, ठीक है, बट जो नंबर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। पता चले यहाँ पर 500 बॉयज़ आ जाएं, यहाँ पर 200 गर्ल्स आए, नंबर कैन बी एनीथिंग, बट जब मैरिज में रिजल्ट होगा तो वो यही होगा ना, 1 बॉय 1 गर्ल विल रिजल्ट इनटू 1 मैरिज। ठीक है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं, दैट इज 1 1 एंड 1। ठीक है, अगर यहाँ पर 500 बॉयज़ आए और 200 गर्ल्स होंगी तो मैरिजेस कितनी होंगी, दैट इज ओनली 200। ठीक है, पता ही आपको 200 मैरिजेस होने के बाद गर्ल्स जो हैं वो फिनिश हो जाएंगी, बॉयज़ जो हैं, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा यहाँ पर, कौन होगा यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट, दैट इज गर्ल्स होंगी लिमिटिंग रिएजेंट। ये कितने बच जाएंगे, 300 बच जाएंगे, ये कितने बच जाएंगे 0, और मैरिजेस कितनी कंप्लीट हो जाएंगी, दैट इज 200। तो ये जो लिखा हुआ था ना, ये रिएक्टेंट हो गए, ये प्रोडक्ट हो गया, ये जो लिखा हुआ था ये क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट। 200 ग्राम इक्विवेलेंट इसके रिएक्ट करेंगे, 200 ग्राम इक्विवेलेंट इसके रिएक्ट करेंगे, 200 ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट के प्रोड्यूस होंगे। ये होगा केमिकल रिएक्शंस में। ये था लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं जी हम लोग कि जो हमने पढ़ा है उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे अप्लाई करेंगे। रेडॉक्स टाइट्रेशन में सबसे पहला पोटेशियम डाइक्रोमेट टाइट्रेशंस। Potassium dichromate is a very good oxidizing agent, is a very good oxidizing agent in acidic medium। यानी कि एसिडिक मीडियम में ये दूसरों को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज, और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस। ठीक है, जैसे ये देखिए K2Cr2O7 डाइल्यूट H2SO4 के साथ मिलके क्या बना लेता है, K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस, H2O, और साथ में नेसेंट ऑक्सीजन। यही नेसेंट ऑक्सीजन जो है, ये नेसेंट ऑक्सीजन है, यही दूसरी चीजों को क्या करती है, ऑक्सीडाइज करती है। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे, 4 सल्फेट आयन है तो ये 4, ये भी 4, ये 3, लो जी बैलेंस हो गया ये सारा का सारा। ठीक है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। कैसे ऑक्सीडाइज करेगा, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो दूसरी चीज़ों को ऑक्सीडाइज करेंगे। अब हमें अलग अलग रिएजेंट के साथ कि ये किसको किस में ऑक्सीडाइज करता है ना, तो किसको ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पर टीचर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले जैसे टीचर्स जो हैं वो
कोई भी टीचर हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, ठीक है। अब इस तरह से अगर बच्चे को रिएक्शन दिखाई जाएगी, ठीक है, इट ऑक्सीडाइजेस पोटेशियम डाइक्रोमेट, इट ऑक्सीडाइजेस फेरस सॉल्ट्स टू फेरिक सॉल्ट, ठीक है। सबसे पहले एक रिएक्शन लिखी गई है जो हमने अभी पीछे भी लिखी है, फिर ये फेरस को फेरिक में कन्वर्ट किया हुआ है, फिर उसके बाद ये रिएक्शन लिखी नीचे वाली दूसरे नंबर वाली, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, फिर दोनों रिएक्शंस को क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है, फिर उसके बाद उसको उसकी आयनिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया हुआ है। अब ये सिर्फ एक रिएक्शन है, एक कहने का मतलब सिर्फ फेरस को फेरिक में कन्वर्ट किया है, उसके लिए कितनी रिएक्शन सिखाई गई हैं, 1 2 3 4, ठीक है। जब ये कोई भी बच्चा देखेगा, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, तो ऑब्वियसली उसे डर लगेगा ही लगेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। हम सबका काम यही है, कोई भी टीचर हो चाहे, ठीक है, वो इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हो, कोई और किसी और प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हो, हमारा काम यही है कि आपके लिए चीज़ों को सिंप्लीफाई किया जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया है, पोटेशियम डाइक्रोमेट की एसिडिक मीडियम में जब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में की तरह काम करता है, जितनी भी रिएक्शंस हैं उसके लिए सिर्फ एक छोटा सा निमोनिक बना लिया है हम लोगों ने, ठीक है। आपको सिर्फ वो निमोनिक याद करना है, सारी रिएक्शंस अपने आप याद हो जाएंगी। जैसे क्या बात कर रहे हैं सर, आप ये देखिए, वो निमोनिक कुछ इस प्रकार है, स्पेलिंग गलत है मैं जानता हूं, फ्यूजन लिख रहा हूं मैं, आई नो इट वेरी वेल कि स्पेलिंग गलत है, फ्यूजन में डबल एस आता है, मैंने 4 टाइम्स एस लिखा है, ठीक है। बट अब देखिए सिर्फ ये एक वर्ड के अंदर, जैसे फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करने के लिए कितनी रिएक्शंस लिखी थी, 4। अगर इस तरीके से करते तो यहां पर 4 1 2 3 4 5 6 7 8 को 4 से मल्टीप्लाई करूं यानी कि ये 32 रिएक्शंस लिखी हुई है जी, अगर हम उस मेथड से करते तो, ठीक है। अब समझते हैं जी इस फ्यूजन का मतलब क्या है और कैसे इसको हम यूटिलाइज करेंगे। इस पहले एफ का मतलब है, याद रखिएगा, हम पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है एसिडिक मीडियम में, उसकी रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। इस पहले एफ का मतलब है कि ये फेरस को, ये मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट फेरस को किस में कन्वर्ट कर देता है, फेरिक में कन्वर्ट कर देता है। फेरस आयन होता है Fe2 पॉजिटिव, उसको कन्वर्ट कर देता है फेरिक आयन में, ठीक है। सर आपने बैलेंस करना तो अभी सिखाया ही नहीं है, या पूरी कंप्लीट रिएक्शन कैसे लिखेंगे वो भी बताते हैं, जस्ट गिव मी 10 मिनट्स टाइम, ठीक है। नेक्स्ट, ये पहले एस का मतलब है कि ये सल्फाइट को, सल्फाइट आयन होता है SO3 2 नेगेटिव आयन को कन्वर्ट कर देगा सल्फेट आयन में, दैट इज SO4 2 नेगेटिव आयन। अगले एस का मतलब है बेटा दैट इज स्टेनस। स्टेनस, स्टेनस होता है SN2 पॉजिटिव आयन को कन्वर्ट कर देगा स्टैनिक, दैट इज SN4 पॉजिटिव आयन, ठीक। नेक्स्ट एस का मतलब है नेक्स्ट एस का मतलब है कि ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देगा SO4 2 नेगेटिव आयन में। H2SO4 बनाता है, बट मैंने उसे आयनिक फॉर्म में लिखना है तो मैंने क्या लिख दिया है, SO4 2 नेगेटिव आयन। ये मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में SO2 के साथ कन्वर्ट रिएक्ट करके उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, SO4 2 नेगेटिव आयन में। नेक्स्ट, अभी बताते हैं इसका यूज कैसे होगा, 5 मिनट्स प्लीज, ठीक है। इस S का मतलब है कि ये H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, कोई और सल्फाइड नहीं, स्पेसिफिकली H2S को किस में कन्वर्ट कर देगा, S में, दैट इज सल्फर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, I का मतलब है आयोडाइड। सर आयोडाइड क्या होती है, I नेगेटिव आयन, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, I2 में कन्वर्ट कर देगा। आयोडाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, I2 में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट इज O। O कहने का मतलब है ऑक्सालेट। अभी अभी पढ़ा था बेटा ऑक्सालेट। ऑक्सालेट क्या था,
C2O4 2 नेगेटिव आयन को किस में कन्वर्ट कर देगा, CO2 में कन्वर्ट कर देगा। एंड लास्ट वन रह गया है N। N क्या होगा, नाइट्राइट आयन दैट इज NO2 नेगेटिव आयन, उसको कन्वर्ट कर देगा नाइट्रेट दैट इज NO3 नेगेटिव आयन। तो टोटल जो 32 रिएक्शंस थी वो सारी की सारी यहां पर लिख ली गई है, ठीक है। अब देखते हैं इसको यूज कैसे करना है हम लोगों ने, ठीक है। ये जरा एक बार पिछले पेज पे चल लें, ये रहा हमारा पेज, याद रखिएगा ये रिएक्शन, ठीक है। इसकी भी आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि थोड़ी आपको आसानी हो, ठीक है। चलिए अब यूज करते हैं फ्यूजन को। जैसे पेपर में आ जाए कि ये फेरस आयन को फेरिक में कन्वर्ट करता है, उसकी रिएक्शन लिखनी है। ये मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम, पोटेशियम डाइक्रोमेट का आयनिक फॉर्म लिखिए, कन्वर्ट्स फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट, उसकी रिएक्शन लिखिए, ठीक है। सबसे पहले मैंने बोला कि पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में, ठीक है, उसकी ये रिएक्शन होती है। आज का सबसे पहला पेज वही था, अगर आपको पहला पेज था नहीं, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, हमने करी हुई ऑलरेडी। पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cr3 पॉजिटिव आयन और H2O, फिर तो वो फेरस को फेरिक में करता ही करता है। ये तो हमें याद रखनी है, ये वही रिएक्शन है। ये पता कौन सी रिएक्शन है जो अभी अभी बताया था, कहाँ गई, ये रही, ये वही रिएक्शन है, बस आयनिक फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है। चलिए रिएक्शन लिखेंगे कैसे, ध्यान से सुनिए समझिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cr3 पॉजिटिव आयन और H2O, ठीक है। और फेरस सल्फेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, फेरिक सल्फेट में। बेटा आपको पता होना चाहिए फेरस और सल्फेट से मिलकर बना हुआ है फेरस सल्फेट, ठीक है। ये फ्यूजन याद करेंगे हम, क्या फ्यूजन में ये लिखा हुआ था, क्या फ्यूजन में ये लिखा हुआ था कि ये फेरस को किस में कन्वर्ट कर देता है, फेरिक में कन्वर्ट कर देता है। फेरस को किस में कन्वर्ट कर देता है, फेरिक में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और क्या सल्फेट आयन को किसी में कन्वर्ट करता है, नो सर, ये तो SO2 को सल्फेट में कन्वर्ट करता था, बट सल्फेट को किसी और में कन्वर्ट नहीं करता है। तो सिंपल है, सिंपल है, बस यहां पर लिखेंगे कि ये फेरस को, फ्यूजन में पढ़ा ना हमने, फेरस को किस में कन्वर्ट कर देगा, फेरिक में। लो जी, लिखी गई रिएक्शन वो, ठीक है, कि पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में फेरस आयन के साथ क्या रिएक्ट करके बनाता है वो भी लिखा गया। मान लो पेपर में आ जाए बैलेंसिंग करनी है, सर क्या ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें बैलेंसिंग करनी होती है? हाँ भाई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसी साल भी 2021 में भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं, तो चलो इनकी बैलेंसिंग भी सीख लेते हैं इसी बहाने। वैसे करने हैं आज हमें वो PYQ में क्वेश्चंस, बट चलो सीख लेते हैं। कैसे सीखेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट +6 से किस में जा रहा है, +3 में, फेरस से ये किस में जा रहा है, फेरिक में। सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम करेंगे। सर कैसे सेम करेंगे, इतना पता है ना, ये रिडक्शन हो रही है, यस सर, और ये भी पता है बेटा हमें कि ये ऑक्सीडेशन हो रही है। अब देखिए, अब देखिए बेटा, ठीक है, क्रोमियम आयन, क्रोमियम जो है डाइक्रोमेट में क्या +6 से +3 में जा रहा है, यस सर, +6 से +3 में जा रहा है। चेंज कितने का आ रहा है, 2 का चेंज आ रहा है। एक मॉलिक्यूल के अंदर ऐसे क्रोमियम कितने हैं सर, दैट इज 2 है ना, ये देख रहे हो Cr2O7, सो 2 × 3 कितना आ जाएगा, 6, गॉट इट, ठीक है। यहां पर Fe देखो, +2 से +3 में जा रहा है, कितने का चेंज आ रहा है सर, 1 का चेंज आ रहा है, और एक ही Fe है यहाँ पर, तो 1 × 1 कितना आ गया, 1। अब ये जो चेंज आया ना 6 और 1 वाला, इसको इक्वल करना है। कैसे इक्वल करेंगे सर, 6 वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 वाले को
6 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि जहां पर क्रोमियम है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 1 से, जहां पर Fe है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 6 से। नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, क्रोमियम वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, Fe वाले को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट क्या था Cr3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, साथ में H2O। बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, यहां पर क्रोमियम कितने हैं 2, यहां पर कितने हैं 1, लो सर क्रोमियम बैलेंस। ठीक है, यहां पर Fe कितने हैं 6, यहां पर कितने हैं 1, लो भी। सबसे पहले मैंने रिएक्टेंट में किया था पिछले वाले में, अब प्रोडक्ट में भी मैंने बैलेंस कर दिया। ठीक है, तो सारे एटम बैलेंस हो गए हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब बैलेंस करेंगे हम लोग ऑक्सीजन को लेफ्ट हैंड साइड में। यहां पर ऑक्सीजन देखो टोटल कितने, दैट इज 7 एटम है सर ऑक्सीजन के। राइट हैंड साइड पे कितने, दैट इज 1 एटम है सिर्फ ऑक्सीजन का। जिधर ऑक्सीजन कम है उधर आप H2O ऐड कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है 7, यहां पर कितने हैं 1, किधर कम है राइट हैंड साइड में, कितने कम है 6 कम है, तो 6 H2O ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप वहां पर 6 H2O ऐड करेंगे, क्या यहां पर 7 H2O हो जाएगा। कैसे सर, ऐड तो आपने 6 H2O किए हैं, बना दिया आपने उसे 7, अरे 1 H2O ऑलरेडी था ना उस साइड में। ठीक है, 6 H2O आपने ऐड किए तो वो भी बैलेंस हो गया। अब H पॉजिटिव आयन बैलेंस करना है, वो कैसे बैलेंस करेंगे, जिधर हाइड्रोजन कम है उधर उतने ही H पॉजिटिव आयन डाल दीजिए। जैसे ऑक्सीजन कैसे बैलेंस किया, जिधर ऑक्सीजन कम थे उधर उतने H2O डाल दिए, हाइड्रोजन जिधर कम है उधर उतने ही H पॉजिटिव आयन डाल दीजिए इन एसिडिक मीडियम एसिडिक ही है, आपको पता है। इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या सिर्फ 1 एटम है ऑक्सीजन का, सिर्फ 1 एटम है ऑक्सीजन का। राइट हैंड साइड पे क्या 14 है ऑक्सीजन नहीं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 1, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 14। किधर कम है, लेफ्ट हैंड साइड में कम है। कितने कम है 13 कम है। यहाँ पर कितने थे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 14 हाइड्रोजन, इधर कितने कम है 13। तो क्या ऐड कर दूंगा इधर 13 H पॉजिटिव आयन। जैसे ही ऐड करूंगा क्या ये 14 H पॉजिटिव आयन हो जाएंगे। आप अगर देख रहे हो तो हम 3 टॉपिक साइमल्टेनियसली पढ़ रहे हैं, एक तो रेडॉक्स टाइट्रेशन, एक बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, और तीसरा D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स में से पोटेशियम डाइक्रोमेट इज वर्किंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। जैसे मैंने बताया था हमारा मकसद वही है कि जहां पर NTA जिस तरह के एग्जाम्स पूछ रहा है आपसे JEE मेन में या JEE एडवांस में जो IIT कंडक्ट करेगी, उन पैटर्न्स को देखते हुए आपको मैक्सिमम आउटपुट दिया जाए एक मिनिमम टाइम के अंदर। दैट इज आवर मेन एम फॉर वरदान सीरीज। ठीक है, चलिए जी, तो ये बैलेंस हो गया। सर आप किसी और की रिएक्शन लिख के दिखाओ ना, जैसे आपने हमें फेरस से फेरिक की लिख के दिखाई, तो किसी की भी लिख के देख लेते हैं। जैसे किसी का मन करे सर ये वाली लिख के दिखाओ आप, आयोडाइड से, ये लिखा हुआ ना, आयोडाइड से किस में कन्वर्ट हो रहा है आयोडीन में, ये भी लिख के देख लेते हैं। ये रहा पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये तो फिक्स्ड है, इतना तो लिखना ही लिखना है, Cr3 पॉजिटिव आयन और H2O। ठीक, और ये आयो फ्यूजन याद किया हम लोगों ने, फ्यूजन में आई का मतलब क्या था, आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। तो यहां पर लिखूंगा आयोडाइड और यहां पर लिखूंगा आयोडीन। ठीक है बेटा, तो बस लो बैलेंस कैसे करनी है वो अभी अभी हमने सिखाया था। सर एक और लिख के दिखाओ, आयोडाइड से आयोडाइन वाली आपने लिख के दिखा दी। सर ऑक्सालेट वाली लिख के दिखाओ, जो फ्यूजन में O था ना, दैट इज ऑक्सालेट को किस में कन्वर्ट कर देता है CO2 में कन्वर्ट कर देता है, तो वो वाली लिख के दिखाओ। फिर भाई ये तो लिखना ही लिखना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होगा Cr3 पॉजिटिव आयन H2O। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है उसका कलर जो है वो ऑरेंज होता है, और जो Cr3 पॉजिटिव आयन है उसका कलर जो है क्रोमियम सल्फेट बनता है, जिसको आयनिक फॉर्म में हमने Cr3 पॉजिटिव आयन लिखा है, उसका कलर ग्रीन होता है। ठीक है, चलिए ये ऑक्सालेट को किस में कन्वर्ट कर देता था CO2 में कन्वर्ट कर देता था। लो जी, ये भी रिएक्शन याद हो गई। तो आप देख रहे हैं इनऑर्गेनिक का कितना टाइम हम लोग सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रही पोटेशियम डाइक्रोमेट टाइट्रेशंस। अब बात करेंगे KMnO4 टाइट्रेशंस। KMnO4 भी बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तीनों मीडियम में। तीनों मीडियम मतलब
तीनों मीडियम मतलब एसिडिक में भी, बेसिक में भी, न्यूट्रल में भी, ठीक है। बट हमें बात करनी है आज एसिडिक मीडियम में, दैट इज MnO4 नेगेटिव, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट। एसिडिक मीडियम में ये कन्वर्ट हो जाता है Mn2 पॉजिटिव आयन प्लस H2। KMnO4 का कलर आपको पता ही है, आप पिंकिश पर्पल कह सकते हैं। जब वो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, कन्वर्ट हो जाता है खुद Mn2 पॉजिटिव आयन में और वो कलर लेस हो जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट टाइट्रेशंस भी आपने करी होंगी, ठीक है। इसका एन फैक्टर निकालना है, क्या हमें निकालना आता है? यस सर, आज ही आपने सिखाया था, शायद आज एन फैक्टर कैलकुलेशन में सबसे पहला यही केस किया था, ऐसे ही आया था ना 5। सो KMnO4 का एन फैक्टर एसिडिक मीडियम में कितना होगा? 5। पोटेशियम डाइक्रोमेट का एन फैक्टर एसिडिक मीडियम में कितना था? 6। मैं वो भी लिख देता हूं, फिर अपने KMnO4 वाले टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं। ये रहा क्रोमियम यहाँ +6 से +3 में जा रहा है। एन फैक्टर निकालना आज सीखा था हम लोगों ने। एटम्स कितने क्रोमियम के? 2। 6 - 3 कम्स आउट टू बी कितना? 6। सो पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर कितना होगा? 6। KMnO4 का एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर कितना होगा? 5, ठीक है। इसके लिए भी फिर भाई मुझे सारी रिएक्शन सीखनी है, दोबारा 4 रिएक्शन सीखनी पड़ेगी? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम तो बस एक ही वर्ड यूज करेंगे जिसका नाम क्या है? फ्यूजन। मेरे ख्याल से फ्यूजन का मतलब अब आपको समझ आ चुका है। फेरस किस में कन्वर्ट होगा? फेरिक में। स्टेनस से स्टेनिक, सल्फाइड से सल्फेट, H2S से सल्फर और SO2 से सल्फेट, 4 थे। आयोडाइड टू आयोडीन और ऑक्सालेट टू CO2 और नाइट्राइट को किस में कन्वर्ट करेंगे? दैट इज नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी? सर किसकी लिख दो? चलो सर आप ऐसा करो, आप स्टेनस आयन के साथ लिख दो, ये तो पता है ना, MnO4 नेगेटिव एसिडिक मीडियम में खुद तो इसमें कन्वर्ट होगा ही होगा, Mn2 पॉजिटिव आयन प्लस H2O। ये स्टेनस को किस में कन्वर्ट करता था? स्टेनिक में। वही पोटेशियम डाइक्रोमेट भी करता था स्टेनस को स्टेनिक में। लॉजिक हो गया, स्टेनस को स्टेनिक में। अब करते हैं बेटा कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन कब आया है? IIT-JEE 2007 का क्वेश्चन है क्या? कंसीडर ए टाइट्रेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, अच्छा पढ़ाई है, विद एसिडिफाइड मोर सॉल्ट। मोर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? मोर सॉल्ट का फॉर्मूला FeSO4 फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? मोर सॉल्ट के साथ करा रहे हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ मोल्स, आपसे मोल्स पूछे हुए हैं, मोल्स सॉल्ट के, ठीक है, और मोल्स आपको डाइक्रोमेट के दे रखे हैं। आज हमने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ा था, उसको लगाने का टाइम आ गया है। पोटेशियम डाइक्रोमेट, मोर सॉल्ट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो बताया था रिएक्टेंट्स के ग्राम इक्विवेलेंट एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, जितने ग्राम इक्विवेलेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट के होंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट मोर सॉल्ट के होंगे, ठीक है सर। क्या हमने आज सीखा है? ग्राम इक्विवेलेंट के 4 फॉर्मूले थे, वी, इन, वैन, विद, वुमेन एंड मैन, ठीक है। यहां पर इस क्वेश्चन में सर कौन सा फॉर्मूला लगेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट का? क्या मोल दे रखा है, ये देख रहे हो, पर मोल, तो कौन सा लगेगा? मैन। मैन क्या था? मोल्स इंटू एन फैक्टर, ठीक है सर। मोल्स तो दे रखा है 1, पर मोल का मतलब है 1। सर एन फैक्टर कैसे पता चलेगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर कितना था? 6। अभी कैलकुलेट किया था, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो क्या आ जाएगा? मोल्स पोटेशियम डाइक्रोमेट के 1 और एन फैक्टर कितना है? 6। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मोर सॉल्ट। अब बात करेंगे मोर सॉल्ट के बारे में। मोर सॉल्ट के हमें क्या दे रखे हैं? अच्छा, मोल्स पूछे हुए हैं, मोल्स पूछे हुए हैं, इसका मतलब इधर भी मैन लगेगा मोर सॉल्ट के लिए, ठीक है। बट इसका एन फैक्टर क्या होगा? क्या हमने फ्यूजन पढ़ा है? क्या फ्यूजन में ये लिखा हुआ है कि ये
फेरस को किसमें ये फेरस है ना, ठीक है, फेरस को पोटेशियम डाइक्रोमेट किसमें कन्वर्ट कर देता था, फेरिक में। क्या सल्फेट आयन के बारे में कुछ लिखा हुआ है कि सल्फेट आयन को उसको किसी और में कन्वर्ट कर देता है? नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ये सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट नहीं करता। SO2 को सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है बट सल्फेट आयन को रिएक्ट करके किसी और में कन्वर्ट नहीं करता, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्या फ्यूजन में कहीं अमोनियम आयन दे रखा है? नहीं दे रखा, उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। सल्फेट आयन नहीं दे रखा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, फेरस किस में जा रहा है, फेरिक में जा रहा है। इसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, सिर्फ ये भी आज की क्लास में सीखा है हमने। Fe2 पॉजिटिव आयन, Fe3 पॉजिटिव आयन। सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स, Fe के कितने हैं, 1। कौन किस में जा रहा है, ये 2 से 3 में जा रहा है, कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। लो जी, एन फैक्टर भी निकल गया, दैट इज 1। मोल्स पूछे हुए हैं मोर सॉल्ट के, एन फैक्टर कितना आ गया, 1। क्या मोल्स आ गए मोर सॉल्ट के, दैट इज 6, ठीक है। क्या ऐसी कोई ऑप्शन दे रखी है, यस ऑप्शन दे रखी है, और वो ऑप्शन कौन सी है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। ये क्वेश्चन कब आया है, जेई मेन 2020 5 सितंबर में, सिर्फ 6 महीने पहले ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम इन ml ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसकी वॉल्यूम पूछी हुई है, मोलैरिटी दे रखी है, जो रिएक्ट किसके साथ करेगी, 0.288 ग्राम ऑफ फेरस ऑक्सालेट। फेरस एंड ऑक्सालेट फ्यूजन में ये फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करता था, ऑक्सालेट को CO2 में कन्वर्ट करता था, ठीक है। याद है आज इसका हमने एन फैक्टर निकाला था, फेरस ऑक्सालेट का हम लोगों ने एन फैक्टर निकाला था और वो 3 आया था, दिखा है, ये देखिए, क्या यही वाला है वो, ठीक है। फेरस फेरिक में जा रहा है, ऑक्सालेट CO2 में जा रहा है, तो इसका एन फैक्टर क्या कंसिडर करेंगे हम लोग, 3, याद रखिएगा, नहीं तो कैलकुलेशन करनी आती है आपको। अच्छा, अब क्वेश्चन करेंगे फिर दोबारा वही लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाएंगे बेटा। जितने ग्राम इक्विवेलेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट के होंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट फेरस ऑक्सालेट के होंगे, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले कितने हैं, 4, वी इन वैन विद वुमन एंड मैन। तो यहां पर क्या लगेगा, वॉल्यूम पूछी हुई है, मोलैरिटी दे रखी है, तो वुमेन लगेगा। वॉल्यूम लीटर में होती थी बट इन्होंने ml में पूछी हुई है, तो 1000 से डिवाइड कर दूंगा, इनटू मोलैरिटी 0.02। वुमेन था, वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। क्या आपको पता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का एन फैक्टर एसिडिक मीडियम में 6 होता है, यस सर 6 होता है, वो लिख दिया हमने। रिएक्ट विद 0.288, आई थिंक मुझे पता नहीं है 0.288 ग्राम है या मोल्स है, ठीक है, तो मैं इसको मोल्स के हिसाब से कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है तो मैं उसको मोल्स मान लेता हूं। तो इधर फिर मैन लगेगा, 0.288 मोल्स इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना था फेरस ऑक्सालेट को, फेरस को फेरिक में कन्वर्ट किया, ऑक्सालेट को CO2 में कन्वर्ट किया, कितना आया था, 3, अभी अभी दिखाया ही था। लो जी, सॉल्व आप इसे कर सकते हैं, मेरे ख्याल से वॉल्यूम ml में आप लोग निकाल सकते हैं बड़े आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। एक ये क्वेश्चन देखिए, ये इसी साल आया है, जेई मेन 17 मार्च 2021, यानी कि अभी अभी जस्ट एक मंथ भी नहीं हुआ है इस टॉपिक पे क्वेश्चन आया हुआ। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ लें। 15 ml ऑफ फेरस आयन, ठीक है, एसिडिक मीडियम में, और ग्रीड कंप्लीटली रिएक्टेड विद 20 ml ऑफ 0.035 मोलर डाइक्रोमेट आयन, ठीक है। अच्छा, फेरस आयन का डाइक्रोमेट आयन के साथ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। आपसे मोलैरिटी पूछी हुई है फेरस आयन की, ठीक है, करते हैं जी। क्या यही बोल सकते हैं हम लोग फिर दोबारा, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फेरस आयन, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सालेट आयन। जैसे फेरस आयन के बारे में बात करें, हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखी है, मोलैरिटी पूछी हुई है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वी वैन वुमेन के मैन, दैट इज वुमेन। वुमेन क्या है, वॉल्यूम इन लीटर, यहां पर मिलीलीटर में कितनी, 15 लीटर में कन्वर्ट करना है तो उसे 1000 से डिवाइड कर दूंगा। मोलैरिटी कितनी जो हमें फाइंड आउट करनी है इसकी,
और इसका एन फैक्टर पता है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट में फिर वही फ्यूजन याद करेंगे। फ्यूजन में क्या था, फेरस से किस में कन्वर्ट हो गया था, फेरिक में कन्वर्ट हो गया था, तो एन फैक्टर कितना आया था, दैट इज 1। एंड ऑक्सालेट आयन, ऑक्सालेट आयन वॉल्यूम ये दे रखिए, मोलैरिटी 0.03, और एन फैक्टर कितना आएगा सर, पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिक मीडियम में आज फाइंड आउट भी किया था, 2 बार फाइंड आउट किया हम लोगों ने, कितना आया था पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिक मीडियम में, दैट इज 6। क्या हम लोग यहाँ से मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं, हमारा जी बहुत इजी कैलकुलेशन है, वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये इसी ईयर क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो भी अभी इसको भी 1 मंथ भी नहीं हुआ है क्वेश्चन को आए हुए, जेई मेन 16 मार्च 2021 में ही ये भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये वो बैलेंसिंग वाला है। आज कितनी सारी डायमेंशंस को हम लोगों ने कवर किया है, जरा आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि लेक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। देखिए जी लिखा क्या हुआ है, 2 परमैंगनेट आयन, B ऑक्सलेट आयन, CH पॉजिटिव आयन, X Mn2 पॉजिटिव, Y CO2, Z H2O, ठीक है। इफ द अबव इक्वेशन इज बैलेंस्ड, सबसे पहले बैलेंस करना है, क्या आज हमने बैलेंस करना सीखा है, यस, विद इंटीजर कोफिशिएंट्स, ठीक है। द वैल्यू ऑफ C, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये H पॉजिटिव आयन का जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसे फाइंड आउट करना है, कर लेंगे, बट पहले कम से कम रिएक्शन तो लिखें। रिएक्शन कुछ इस प्रकार है, 2 MnO4 नेगेटिव, ऑक्सालेट आयन, B लिखा हुआ है बट हम तो फाइंड आउट ही करना है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। Mn2 पॉजिटिव आयन में जा रहा है, CO2 में जा रहा है और H2O में जा रहा है। क्या पहला स्टेप यही बताया था, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे, जिसका रिडक्शन हुआ है उसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, उन दोनों को क्या करना है, सेम करना है। कैसे सेम करेंगे, Mn +7 से +2 में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, +7 से +2 में, चेंज कितने का आ रहा है, 5 का, 2 मॉलिक्यूल्स दे रखे, तो टोटल चेंज कितना हो जाएगा, 10। ये तो एक मॉलिक्यूल ने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, तो 2 मॉलिक्यूल्स कितने करेंगे, 10। अब ऑक्सालेट आयन को थोड़ा अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। पहली बात तो ऑक्सालेट आयन में कार्बन यहाँ पे +3 है से +4 में जा रहा है, ठीक है। कार्बन +3 से +4, चेंज कितना आ रहा है, 1 का, बट कितने कार्बन है यहाँ पर, 2 है ना एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो ये चेंज कितना आ गया, 2 का। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें सेम करना है। सेम कैसे करूँगा, 2 और 10 को सेम करना है, कैसे करूँगा, 10 वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि जहां पर कार्बन है रिएक्टेंट में वहां पर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, जहां पर रिएक्टेंट में Mn है वहां पर 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कर देते, Mn वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, कार्बन वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, चलिए अगला स्टेप पता क्या था, बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहां पर Mn कितने हैं, 2, यहां पर कितने हैं, 1, लो भाई ये बैलेंस हो गया। यहां पर कार्बन के एटम्स कितने हैं, 10, यहां पर कितने हैं, 1, तो लो जी ये भी बैलेंस हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, 8 और 20, ठीक है, 5 4 से 20, 28 हो गया। यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, 20 और 1, 21 हो गया। किधर ऑक्सीजन कम है, क्या एटम्स कम है, राइट हैंड साइड में। कितने कम है, 7 कम है, तो राइट हैंड साइड में क्या ऐड कर दूंगा, 7H2O, ठीक है। जैसे ही 7H2O ऐड करूंगा, क्या आपको पता है ये 8H2O हो जाएगा। सर कैसे हो जाएगा, 7H2O आपने ऐड किया, 1H2O पहले था, कितना हो गया, 8H2O, ठीक है। और अब बात करते हैं H पॉजिटिव आयन के बारे में। यहां पर H पॉजिटिव आयन कितने हैं, दैट इज 1। यहां पर H पॉजिटिव आयन कितने हैं, 16, ठीक है। किधर कम है, लेफ्ट हैंड साइड में। कितने कम है, 15 कम है। जिधर कम है उधर उतने ही H पॉजिटिव आयन ऐड कर दो। तो इधर क्या ऐड करूंगा, 15H पॉजिटिव आयन। जैसे ही ऐड करूंगा ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दैट इज 16H पॉजिटिव आयन, क्योंकि ऑलरेडी एक H पॉजिटिव आयन था, 15 आपने ऐड किए तो कितने हो जाएंगे, 16। क्या यही C था क्वेश्चन के अंदर, और यही क्या है 16,
और क्या ऐसी कोई ऑप्शन दे रखी है? नहीं, इन्होंने ऑप्शन नहीं, ये तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर? क्या आ जाएगी? 16। आई होप सो बेटा हमने आज जितनी वेरियस डायमेंशंस को कवर किया है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, इसी को लेके हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो हाय वैभव, कैसा रहा आज का लेक्चर? सर आज का लेक्चर बहुत अच्छा रहा, मुझे फ्यूजन याद भी हो गए। आप कहें तो सर सुना के दिखाऊं? नहीं वैभव, आप कह रहे हैं तो आपको डेफिनेटली समझ आ गया होगा। आई होप आप सब प्रैक्टिस भी करेंगे। हाँ, और बताइए वैभव। सर आपने मेरे को बोला था ना डेक ऑफ कार्ड वाला, सर आप लास्ट में करेंगे। सर आप करके दिखाइए एक बारी। जी वैभव, ठीक है, होल्ड द जी माइक सर। फॉर प्लीज। ठीक है, ये देखिए वैभव, ये एक सिंपल डेक ऑफ कार्ड्स है, जिसमें से डेक ऑफ कार्ड्स जो हैं वो कार्ड्स जो हैं वो सारे अलग अलग हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कैमरे में। थोड़ा फोकस करेंगे अरमान। ठीक, और अब मैं आपके लिए इसको शफल भी कर देता हूं। ठीक है, और मेरा ये, अब ऐसा करते हैं, समाप्ति मैम को मौका देते हैं इनमें से कोई एक कार्ड चूज करने का। तो प्लीज चूज एनी कार्ड मैम। ओके आप सर। मुझे शो मत करिएगा मैम, कोई भी कार्ड आप चूज कर सकते हैं। ठीक है सर, जैसा आप कहें। मैं ऐसा करता हूं मैम कि मैं अपना फेस जो है वो दूसरी तरफ टर्न कर लेता हूं, और मैं चाहता हूं जो भी कार्ड आपने चूज किया है वो आप सबको दिखाएं। देखना मत सर। हाँ आई होप सबको दिख रहा है। डन मैम। आई थिंक इट्स डन। राइट। ओके मैम, ओके 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 ओके। तो अब हम क्या करेंगे कि वो कार्ड जो भी आप लोगों ने देखा है वो एक इस सिंपल वायर पे, शायद आप वायर देख भी पा रहे हैं मेरे हैंड में, या देयर इज ए वायर, या यू कैन सी नाउ इन द कैमरा। इस वायर पर वो इम्प्रिंट हो जाएगा। बस मापती मैम को क्या करना है, इस वायर को उस कार्ड के ऊपर रखना है। ऐसे ना सर। हाँ 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 मैम, प्लीज प्लीज, ठीक बस है आपने उसके ऊपर रख दिया है। ठीक है, जी। अब आप वो वायर मुझे वापस देंगे मैम, और हो आप सब लोग वायर को देख पा रहे होंगे। और अब इस वायर को हम डिप कर रहे हैं वाटर के अंदर। फोकस करिए वाटर के अंदर, एंड ओह हियर इट इज। आई थिंक मैम आपके पास जो कार्ड था सही में सर। जो आपके पास कार्ड था, क्या वो 8 ऑफ डायमंड्स है? हाँ, प्लीज शो इट टू द कैमरा। सर मैं तो शॉक हुई, मुझे लग रहा है मैंने अभी तक कोई केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है सर। So this is a part of our today's experiment also। और इसका मैं हिंट बता देता हूँ, ये चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक में से है। तो आई होप आप अगली बार तक आप हमें बता पाएंगे कि ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है और ये कैसे हुआ है। ठीक है, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। वॉच दिस स्पेस फॉर मोर। थैंक यू बच्चों।